जावेरी और खूबसूरत महिला को भी सफलतापूर्वक बच निकलना चाहिए था, जिससे रुद्रसेन को थोड़ा और सहज महसूस हुआ। रुद्रसेन फायर किलिन के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। साथ ही वो कृपाण लॉर्ड के ठिकाने की भी तलाश कर रहा था। रुद्रसेन को शक था कि कृपाण भगवान ही वो है जिसने राजन को मार डाला था और उसके खजाने को चुरा लिया था। बेशक ये कोई और भी हो सकता है। उस समय कई विशेषज्ञों को अमर पर्वत श्रृंखला में चूस लिया गया था। हालांकि रुद्रसेन कृपाण भगवान को खोजने में सक्षम नहीं थे। कृपाण लॉर्ड का ठिकाना अज्ञात था, या शायद वो अमर पर्वत श्रृंखला से भाग गया था और भाग गया। भाई राजन, चिंता मत करो, मैं इस मामले की अंत तक जांच करूंगा, रुद्रसेन बड़बड़ाया। एक और बात यह थी कि रुद्रसेन किंगयांग संप्रदाय में जाने का अवसर खोजना चाहते थे। रुद्रसेन ने राजन को पहले भी अपनी बहन का जिक्र करते सुना था। वो रुद्रसेन से कुछ साल छोटी थीं और अब किंगयांग संप्रदाय की बाहरी शिष्या थीं। राजन की तरह भाई बहन भी किंगयांग संप्रदाय में खेती कर रहे थे। इस दिन फायर किलिन अंततः रुद्रसेन के पास लौट आया। फायर किलिन शोचनीय स्थिति में वापस आया। अर्धमृत फायर किलिन को देखते हुए रुद्रसेन ने पूछा, आप इतनी दयनीय स्थिति में क्यों हैं? फायर किलिन ने उत्तर दिया, मैंने अमर अमर फीनिक्स ट्री को देखा और उसका पीछा किया। मैं बहुत सारे खतरों से गुजरा, लेकिन फिर भी ये भागने में कामयाब रहा। फायर किलिन इस बात से परेशान था कि उसने इस मामले का उल्लेख किया। क्या आपके अलावा कोई और भी है? रुद्रसेन ने पूछा। ऐसा लगता है कि किसी ने आकाशीय फीनिक्स पेड़ से एक फल निकालने में कामयाब रहा। कितने अफसोस की बात है। अगर मेरे पास अभी भी मेरी ताकत होती तो मैं आकाशीय फीनिक्स पेड़ को भागने नहीं देता। फायर किलिन बहुत परेशान था, लेकिन सब कुछ पहले से ही अतीत में था। फीनिक्स अमर वृक्ष अमर पर्वत श्रृंखला की गहराई में गायब हो गया। वो जगह बहुत खतरनाक थी और फायर किलिन ने मौत की आभा महसूस की। फायर किलिन ने उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। रुद्रसेन ने अपनी ठुड्डी को सहलाया। क्या वास्तव में किसी ने फीनिक्स अमर वृक्ष का फल तोड़ा था? क्या ये वास्तव में जावेद था? फायर किलिन ने पूछा, आप जीवित कैसे निकले? रुद्रसेन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हैं कि मैं वहां मर जाऊं? फायर किलिन ने कहा, यदि आप वहां मर जाते हैं तो दुनिया में एक कम संकट आएगा। उस समय रुद्रसेन को वास्तव में फायर किलिन को मौत के घाट उतारने की इच्छा हुई। देखो, ये क्या है? जैसे ही रुद्रसेन ने बात की, उन्होंने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियां छटक दी। नीली लपटों का एक समूह बाहर कूद पड़ा। स्वर्गीय आग, पर्पल अर्थकोर फायर। फायर किलिन की आंखें लगभग उनके सॉकेट से बाहर निकल गईं जब वो अविश्वास में चिल्लाया। अनगिनत लोगों ने स्वर्गीय आग को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब रुद्रसेन ने वास्तव में एक प्रकार की स्वर्गीय आग को परिष्कृत किया था। ये बस एक अकल्पनीय अवसर था। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है, ये पर्पल अर्थकोर फायर है। क्या हुआ? आपको पर्पल अर्थकोर फायर कैसे मिला? फायर किलिन ने पूछा। रुद्रसेन ने फायर किलिन को रॉक दानव और स्वर्गीय आग के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में बताया। है, तुम ऐसा कर सकते हो? तुमने स्वर्गीय आग आत्मा को नष्ट कर दिया? फायर किलिन अवाक रह गया। मैं किस्मत वाला था, रुद्रसेन मुस्कुराया। इस यात्रा की फसल बहुत बड़ी थी। न केवल उसकी ताकत बढ़ी, बल्कि उसने स्वर्गीय आग को भी शुद्ध किया। लौटने के बाद रुद्रसेन फायर किलिन से कीमिया सीखने में सक्षम होंगे। रुद्रसेन और फायर किलिन अनडाइंग टाउन में नहीं रुके। अगले दिन वे एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। मुझे आश्चर्य है कि जगत मेहरा और अन्य लोग कैसे कर रहे हैं। हालांकि रुद्रसेन चिंतित नहीं थे। उनके लिए 9 सिर वाले स्कारलेट लायन की खोज से बचना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। 10 दिनों बाद रुद्रसेन एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में वापस आ गए। संस्थान के अंदर 2 और 3 छात्र छोटे से रास्ते पर चलते हुए बातें करते और हंसते थे। यहाँ बाहरी दुनिया की तरह कोई आपसी धोखा या जीवन मृत्यु का संघर्ष नहीं था। एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में लौटने का एहसास काफी अच्छा था। रुद्रसेन जीनियस बैरक्स की ओर बढ़ गए। हालांकि जब वे मिशन हॉल के पास से गुजरे तो उन्हें अचानक पता चला कि कई छात्र मिशन हॉल की ओर भाग रहे थे। रुद्रसेन ने एक छात्र को रोका और पूछा, ये वरिष्ठ भाई, क्या हुआ? मिशन हॉल में इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हैं? उस छात्र ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि ये साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में हुआ था, जो ट्रू मार्शल कंट्री और बीस्टमैन साम्राज्य के बीच की सीमा थी। बीस्टमैन साम्राज्य फिर से परेशानी पैदा कर रहा है, जला रहा है, मार रहा है और लूट रहा है। अब एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट ने साम्राज्य को अराजकता को शांत करने में मदद करने के लिए एक मिशन जारी किया है। ये अपना नाम बनाने का एक अच्छा अवसर है। न केवल पुरस्कार उदार हैं, जो लोग उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन्हें स्नातक होने के बाद एक प्राचीन शक्ति में शामिल होने की सिफारिश की जाएगी। जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। रुद्रसेन ने कृतज्ञता में अपनी मुट्ठी बांध ली।
जूनियर भाई बहुत विनम्र हैं। वो छात्र भी अपनी मुट्ठी बांध लिया और मिशन हॉल की ओर भागा। फायर किलिन ने टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि बहुत से लोग दिखावा करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। आखिरकार एक विशेषज्ञ बनने के लिए किसी को एक प्राचीन शक्ति में शामिल होना चाहिए। इस एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनने की कोई संभावना नहीं है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। वो भी मिशन हॉल की ओर दौड़ा। एक तरफ हटो, तुम सब एक तरफ हट जाओ। तुम्हारी माँ, क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? क्या तुमने सीनियर ब्रदर म्यू युनफान को आते नहीं देखा? तुम हाथापाई क्यों नहीं कर रहे हो? इस समय लोगों का एक समूह अंदर घुस गया। उनका रवैया बेहद अहंकारी था। उन्होंने मिशन हॉल के सामने छात्रों को सीधे जमीन पर गिरा दिया। जब इन छात्रों ने नवागंतुकों को देखा तो उन्होंने रास्ते से हटने के लिए लुढ़कने और रेंगने की हिम्मत नहीं की। जब बाकी छात्रों ने लोगों के इस समूह को देखा तो वे जल्दी से किनारों पर पीछे हट गए, जैसे कि सांप और बिच्छू से बच रहे हों। 20 से अधिक छात्र व्यवस्था बनाए रख रहे थे। एक सफेद कपड़े पहने युवा मास्टर मिशन हॉल की ओर चला गया, जो चंद्रमा के चारों ओर के सितारों से घिरा हुआ था। ये व्यक्ति कौन है? वो इतना अहंकारी क्यों है? रुद्रसेन ने हैरान होकर पूछा। छात्रों में से एक ने उत्तर दिया, ये ब्लड ड्रैगन गैंग का नंबर 3 है, कैलाश प्रताप। इस कैलाश प्रताप की बड़ी बहन 8वें राजकुमार की पसंदीदा उपपत्नी है। इस प्रकार ये व्यक्ति हमेशा अहंकारी रहा है, लेकिन कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता है। तो ये ऐसा है? रुद्रसेन ने सिर हिलाया। कैलाश प्रताप के मिशन हॉल में प्रवेश करने के बाद कई छात्र मिशन हॉल की ओर चल पड़े। अचानक एक छात्र ने सभी का रास्ता रोक दिया। ठंडे स्वर में कहा, क्या आपकी आंखें नहीं हैं? क्या आप मिशन हॉल में सीनियर ब्रदर कैलाश को नहीं देखते? किनारे की ओर हाथापाई करें। मिशन को देखने के लिए वरिष्ठ भाई कैलाश के समाप्त होने की प्रतीक्षा करें, फिर आप जाके देख सकते हैं। कई छात्रों के चेहरे बदसूरत थे। इस तरह फटकारे जाने पर भी उनमें से किसी ने भी खंडन नहीं किया, आज्ञाकारी रूप से पीछे हट गए। आखिरकार ब्लड ड्रैगन गैंग के लोग ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें औसत छात्र उकसा सकता था। रुद्रसेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। ये लोग बहुत घमंडी थे। वे सभी एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के छात्र थे, सभी समान थे। कैलाश प्रताप को देखने की अनुमति क्यों दी गई? दूसरी क्यों नहीं देख सकते? रुद्रसेन ने हास्यपूर्ण कहा। हास्यास्पद? कैलाश प्रताप मिशन हॉल से क्यों देख सकते हैं? क्या हमें यहां इंतजार करना होगा? बच्चा, क्या तुम मेरी बातों पर संदेह कर रहे हो? छात्र का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपना पैर उठाते हुए रुद्रसेन के पेट पर एक लात मारी। अहंकारी, वो बहुत घमंडी था। असहमति का एक शब्द, तुरंत किसी को पीटना। रुद्रसेन ने इतना अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं देखा था। रुद्रसेन के मन में ब्लड ड्रैगन गैंग की अच्छी छाप नहीं थी। कहने की जरूरत नहीं है कि रुद्रसेन ने ब्लड ड्रैगन गैंग के 9वें शिष्य आकाशदीप नीलांबर सहित ब्लड ड्रैगन गैंग के कई सदस्यों को मार डाला था। रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि ब्लड ड्रैगन गैंग को उन पर शक जरूर होगा। हालांकि रुद्रसेन ने परवाह नहीं की, उनके पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन रुद्रसेन और ब्लड ड्रैगन गैंग के बीच की दुश्मनी बहुत पहले ही दब चुकी थी। देखो, वे हमला कर रहे हैं। वो बच्चा बदकिस्मत है, उसे ब्लड ड्रैगन गैंग द्वारा सबक सिखाया जाएगा। उसे एक नया छात्र होना चाहिए, है ना? वो नहीं जानता कि ब्लड ड्रैगन गैंग कितना शक्तिशाली है। ये लोग हमेशा से इतने अहंकारी और निरंकुश रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता। वे थोड़ी सी भी असहमति पर हमला करेंगे। ये हमेशा से ब्लड ड्रैगन गैंग की शैली रही है। एक बार कांटा, 2 बार शर्मीला। इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अगली बार इसे याद रखेंगे। क्या हमें अतीत में ब्लड ड्रैगन गैंग के हाथों नुकसान नहीं हुआ था? कुछ बड़े छात्र उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में 5 प्रमुख ताकतें थीं। ब्लड ड्रैगन गैंग सबसे मजबूत ताकत थी। ब्लड ड्रैगन गैंग न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उनके पीछे की ताकतें भी काफ़ी शक्तिशाली थीं। उनमें से 8वें राजकुमार और कई अन्य राजकुमारों की छाया थी। इसलिए ब्लड ड्रैगन गैंग की शैली इतनी अहंकारी थी। रुद्रसेन ने पहले ब्लड ड्रैगन गैंग नहीं देखा था, क्योंकि वो जीनियस कैंप में खेती कर रहे थे। वो आमतौर पर खेती करता था और बाहरी दुनिया पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। इसलिए वो नहीं जानता था कि ब्लड ड्रैगन गैंग कितना घमंडी था। आज उसने आखिरकार इसे अपने लिए देखा। एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट का एक लिखित नियम था कि छात्रों को लड़ने की अनुमति नहीं थी। हालांकि ब्लड ड्रैगन गैंग के शिष्यों ने एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के नियमों को नज़रअंदाज कर दिया। क्योंकि ब्लड ड्रैगन गैंग काफ़ी शक्तिशाली था, किसी ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उन्होंने खुले तौर पर एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के नियमों का उल्लंघन करने और इतने अहंकारी तरीके से कार्य करने का साहस किया। हालांकि रुद्रसेन ब्लड ड्रैगन गैंग से डरते नहीं थे। रुद्रसेन की साधना उतनी मजबूत नहीं थी जितनी अब है, लेकिन वो अभी भी ब्लड ड्रैगन गैंग से नहीं डरता था। सब कुछ ताकत की नींव पर बनाया गया था। ब्लड ड्रैगन गैंग के शिष्य ने रुद्रसेन पर लात मारी। बहुत लोगों को लगा कि रुद्रसेन को जरूर तकलीफ होगी। हालांकि रुद्रसेन के चेहरे पर एक उपहास था। उसने वास्तव में एक कदम उठाने की हिम्मत की। वो वास्तव में मौत को दावत दे रहा था। रुद्रसेन बाईं ओर चकमा दे गए और ब्लड ड्रैगन गैंग के सदस्य की किक से बच गए।
फिर रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और ब्लड ड्रैगन गैंग के सदस्य की गर्दन पकड़ ली और उसे मुर्गे की तरह उठा लिया। ये कैसे संभव है? कई लोग सदमे में बोल पड़े। उनमें से अधिकांश ने हमला करने वाले व्यक्ति को पहचाना, एक 5वें हेवनली लेयर मार्शल मास्टर। यहां तक कि एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में भी इसे असाधारण ताकत माना जाता था। हालांकि रुद्रसेन ने इस तरह के शक्तिशाली हमले को आसानी से चकमा दे दिया। इसके अलावा इस नए व्यक्ति रुद्रसेन ने उसे गर्दन से पकड़ लिया था और उसे उठा लिया था। ये थोड़ा अकल्पनीय था। छोटे बव्वा, मुझे नीचे रख दो या तुम मर जाओगे। वरिष्ठ छात्र गुस्से से दहाड़ने लगा। मेरे हाथों में पड़ने के बाद तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की। मैं वास्तव में नहीं जानता कि किसने तुम्हें इतना अहंकारी होने का आत्मविश्वास दिया। रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। उसने हाथ उठाया और बूढ़े आदमी को थप्पड़ मारा। फा! एक जोरदार थप्पड़ हवा में गूंज उठा। एक पल में भीड़ पूर्ण सन्नाटा में गिर गई। हर कोई अवाक रह गया। जाहिर है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन इस सीनियर स्टूडेंट को थप्पड़ मार देंगे। ये थप्पड़ किसी सीनियर स्टूडेंट को थप्पड़ मारने जितना आसान नहीं था। इस शख्स के पीछे कैलाश प्रताप और ब्लड ड्रैगन गैंग खड़ा था। ये बच्चा इतना साहसी है। इस साल के नए छात्र वास्तव में पागल हैं। सबसे पहले वो रहस्यमय रुद्रसेन था जो 5 वरिष्ठ छात्र समूहों को दूर करने के लिए अपने समूह का नेतृत्व कर रहा था। अब एक नया छात्र है जो ब्लड ड्रैगन गैंग के सदस्य के चेहरे पर थप्पड़ मारने की हिम्मत करता है। कई वरिष्ठ छात्र सदमे में बोल पड़े। हालांकि ये सभी पुराने छात्र बहुत उत्साहित थे और महसूस किया कि उनका गुस्सा निकाल दिया गया है। ब्लड ड्रैगन गैंग का सामना करते समय कई लोगों ने गुस्सा करने की हिम्मत दिखाई, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। अब जब उन्होंने ब्लड ड्रैगन गैंग के एक सदस्य को पीड़ित देखा तो वे स्वाभाविक रूप से उसके दुर्भाग्य से खुश थे। ब्लड ड्रैगन गैंग का सीनियर स्टूडेंट रुद्रसेन के थप्पड़ से साफ दंग रह गया। उनका मूल रूप से सुंदर चेहरा मुड़ गया जब उन्होंने रुद्रसेन को नफरत की दृष्टि से देखा। वो दहाड़ते हुए बोला, बव्वा, तुम मर चुके हो। मैं तुम्हें इच्छा करूंगा कि तुम मर गए होते। मैं तुम्हें अपने मूर्खतापूर्ण कार्यों पर पछतावा करवाऊंगा। तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपके दिमाग में क्या है। रुद्रसेन ने उपहास किया। पा, पा, पा। ये रुद्रसेन का काम करने का तरीका था। वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपमान के आगे झुक जाए। रुद्रसेन के पलटवार हमेशा तेज और भयंकर रहे हैं। क्या आप मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हैं? मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम घुटने नहीं टेकोगे और दया की भीख नहीं मांगोगे। रुद्रसेन को ब्लड ड्रैगन गैंग के सदस्य को बाएं और दाएं थप्पड़ मारते देखकर हर कोई अवाक रह गया। उन्होंने न केवल ब्लड ड्रैगन गैंग के सदस्य के प्रति सहानुभूति नहीं रखी, बल्कि वह तुलनीय रूप से उत्साहित भी थे। वे चाहते थे कि वो उस समय रुद्रसेन बन सकें और व्यक्तिगत रूप से लड़ सकें। अशेष्ट! उसी समय एक ठंडी आवाज सुनाई दी। नीले रंग का गाउन पहने एक युवक उदास भाव के साथ चला गया। ये उपेंद्र है। वो आदमी कैलाश प्रताप का भरोसेमंद सहयोगी है। ऐसा कहा जाता है कि वो पहले से ही मार्शल मास्टर क्षेत्र की 7वीं स्वर्गीय परत पर है। ब्लड ड्रैगन गैंग में उनकी स्थिति भी असाधारण है। ये परेशानी भरा है। यहाँ तक कि उपेंद्र भी प्रकट हो गए हैं। उस नए छात्र को बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। कई छात्रों ने सिर हिलाया। जब उन्होंने उपेंद्र को मिशन हॉल से बाहर निकलते देखा तो उन्हें पता चला कि कैलाश प्रताप ने भी बाहर की स्थिति को देखा था और उसने उपेंद्र को इससे निपटने के लिए भेजा था। जिन लोगों ने ब्लड ड्रैगन गैंग को नाराज किया, उनका अंत अच्छा नहीं होगा। क्या अधिक है, ये एक नया छात्र था। सभी ने रुद्रसेन की आंखों में दया की दृष्टि से देखा। उपेंद्र ने रुद्रसेन को ठंडे स्वर में कहा, बव्वा, तुम उसे रिहा क्यों नहीं कर रहे हो? कचरे का एक टुकड़ा। मैं तुम्हें इसे वापस लौटा दूंगा। इसे थप्पड़ मारने से मेरे हाथ ही गंदे हो जाएंगे। रुद्रसेन ने उपहास किया और वरिष्ठ छात्र को मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर फेंक दिया। बव्वा, तुमने वास्तव में मेरे ब्लड ड्रैगन गैंग के लोगों को पीटने के बाद इतनी बेशर्मी से घमंड करने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। उपेंद्र की ठंडी नज़र रुद्रसेन पर पड़ी। समय समय पर उनकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक जाती थी जिससे किसी का हृदय धड़क उठता था। रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत दूर चले गए हैं? क्या ब्लड ड्रैगन गैंग को लगता है कि वो एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में अहंकारी और निरंकुश हो सकता है? क्या ब्लड ड्रैगन गैंग को लगता है कि वो लापरवाही से लोगों को पीट सकता है? यही सही है, मेरा ब्लड ड्रैगन गैंग ऐसा कर सकता है। उपेंद्र की बातें सुनकर रुद्रसेन की निगाहें काली पड़ गईं। ब्लड ड्रैगन गैंग के ये लोग, उनका अहंकार और निरंकुशता उनकी हड्डियों से आती हुई लग रही थी। उपेंद्र की ठंडी निगाहें रुद्रसेन पर पड़ीं। उनके चेहरे पर एक अहंकारी भाव था, क्योंकि उन्होंने रुद्रसेन को अवमानना की दृष्टि से देखा था। तुम्हारी एक बांह तोड़ दो और मैं तुम्हें इस बार छोड़ दूंगा,
अन्यथा मेरे ब्लड ड्रैगन गैंग को अपमानित करने की कीमत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सहन कर सकते हैं। इसे स्वयं करो, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ तोड़ दूंगा। ये उपेंद्र और भी अधिक अहंकारी था। वो वास्तव में चाहते थे कि रुद्रसेन उनकी एक भुजा तोड़ दें। वो पहले से ब्लड ड्रैगन गैंग के सदस्य से भी अधिक घमंडी और निरंकुश था। रुद्रसेन बता सकते थे कि ब्लड ड्रैगन गैंग के सदस्यों की खेती और स्थिति जितनी ऊंची होगी, वे उतने ही अधिक अहंकारी होंगे। उन्होंने दूसरों को अपनी आंखों में नहीं डाला। ब्लड ड्रैगन गैंग को अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में नंबर 1 ताकत बनने के लिए किसने कहा? ब्लड ड्रैगन गैंग को 8वें राजकुमार और कई अन्य राजकुमारों का समर्थन प्राप्त करने के लिए किसने कहा? यही कारण था कि ब्लड ड्रैगन गैंग के सदस्य इतने घमंडी थे। अन्य ताकतें जैसे कि वाइल्ड टाइगर गैंग, बूंदा बूंदी बिल्डिंग, विंड स्नो स्कूल और थंडर हेवन संप्रदाय ब्लड ड्रैगन गैंग की तुलना में फीकी पड़ गईं। हालांकि अन्य 4 सेनाएं शक्तिशाली थीं, ब्लड ड्रैगन गैंग की ऊपरी क्षेत्रों ने उन्हें रोक दिया। इसलिए वे ब्लड ड्रैगन गैंग के सदस्यों की तरह घमंडी और असभ्य नहीं होंगे। अगर मैं ना कहूं तो क्या होगा? रुद्रसेन ने उपहास किया। मैंने तुम्हें चेहरा दिया लेकिन तुम इसे नहीं चाहते। उपेंद्र की आंखों में एक भयावह रोशनी चमक उठी। उसने अपना हाथ लहराया और ब्लड ड्रैगन गैंग के दर्जनों सदस्य उड़ गए। भाई फेंग, ब्लड ड्रैगन गैंग के दर्जनों सदस्य सम्मानपूर्वक उपेंद्र के पीछे खड़े थे। इससे यह देखा जा सकता था कि ब्लड ड्रैगन गैंग में उपेंद्र की स्थिति काफी ऊंची थी। इस बव्वा को एक अच्छा सबक सिखाओ, उसे मेरे ब्लड ड्रैगन गैंग को अपमानित करने के परिणामों के बारे में बताओ। उपेंद्र ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। हाँ। बाकी लोगों ने जवाब दिया और रुद्रसेन की ओर बढ़ गए। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। इन छात्रों ने अहंकार से कार्य करने के लिए ब्लड ड्रैगन गैंग की प्रतिष्ठा पर भरोसा किया। अब वास्तव में कोई था जिसने ब्लड ड्रैगन गैंग की प्रतिष्ठा को भड़काने का साहस किया। स्वाभाविक रूप से वे उससे नफरत करते थे। इन छात्रों के हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वे रुद्रसेन के प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे रखते थे। एक बार जब वे कदम उठाते थे तो ये एक गड़गड़ाहट हमला होता। बूम! दर्जनों से अधिक छात्रों ने रुद्रसेन की ओर बढ़ते हुए अपना कदम बढ़ाया। शो देख रहे कुछ नए छात्रों ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। इस ब्लड ड्रैगन गैंग को अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में नंबर 1 बल के रूप में जाना जाता है। एक नए छात्र से निपटने के लिए उन्होंने वास्तव में 1 दर्जन से अधिक वरिष्ठों को भेजा। क्या उन्हें कोई शर्म नहीं है? एक वरिष्ठ छात्र ने कहा, यह ब्लड ड्रैगन गैंग के काम करने का तरीका है। हम पहले से ही इसके आदी हैं। आप तब समझेंगे जब आप लंबे समय तक अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में रहेंगे। तो ये ऐसा ही है। हालांकि मुझे डर है कि भाई भाग्य से बाहर है। वो अकेले ब्लड ड्रैगन गैंग के इतने सारे लोगों का सामना करने जा रहा है। ब्लड ड्रैगन गैंग के सदस्य अहंकारी और निरंकुश हो सकते हैं, लेकिन ये अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट है। लेकिन दूसरे के अंग तोड़ना ये पहला या नहीं है। कई लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली। 4 अंग तोड़ना, अगर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ तो उसे कम से कम कई महीनों तक बिस्तर पर आराम करना होगा। हर किसी की राय में रुद्रसेन की किस्मत पर पहले ही मुहर लग चुकी थी। उसी समय रुद्रसेन चले गए। पा पा पा, फिर जोर से थप्पड़ मारने की आवाज सुनाई दी। आह! थप्पड़ मारने की आवाज के साथ एक के बाद एक खून से लथपथ चीखें सुनाई दी। फिर सभी ने देखा कि एक के बाद एक आकृतियां उड़ती हुई भेजी गईं। ये सभी ब्लड ड्रैगन गैंग के सदस्य थे। ब्लड ड्रैगन गैंग के दर्जन से अधिक सदस्यों ने हवा में खून बहा दिया। उनके चेहरे लगभग टुकड़े टुकड़े हो गए थे। स्वर्ग, ये कैसे हो सकता है? कई छात्र अविश्वास से चिल्लाए। भले ही उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था, फिर भी उन्हें लगा कि ये वास्तविक नहीं हो सकता। ब्लड ड्रैगन गैंग के दर्जन से अधिक सदस्यों को उड़ते हुए भेजा गया। क्या वे जोरदार थप्पड़ मारने की आवाजें अभी सभी थप्पड़ मारने की आवाजें थीं? उस बच्चे ने एक थप्पड़ के साथ उड़ते हुए ब्लड ड्रैगन गैंग के सदस्यों को भेजा। सभी को लगा कि यह अकल्पनीय है। ये ब्लड ड्रैगन गैंग के सदस्य वरिष्ठों के बीच अभिजात वर्ग थे, लेकिन अब एक नए व्यक्ति ने उनमें से एक को एक थप्पड़ के साथ उड़ान भरने को भेजा। कितना अकल्पनीय है! फिर भी ऐसी अकल्पनीय बात उनकी आंखों के सामने हुई थी। प्लप प्लप, ब्लड ड्रैगन गैंग के दर्जन से अधिक सदस्य जमीन पर गिर गए। उन्होंने अपना सिर पकड़ा और दर्द से कराहते रहे। कई लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली। केवल अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो देखा था वो वास्तविक था, ये कोई सपना नहीं था। क्या वो नया आदमी बहुत शक्तिशाली नहीं है? शो देख रहे कुछ सीनियर्स फुसफुसाए। उसी समय उपेंद्र का चेहरा पानी की तरह उदास था। उसकी आंखें घने हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। एक नए व्यक्ति ने ब्लड ड्रैगन गैंग के एक सदस्य को एक थप्पड़ के साथ उड़ान भरने को भेजा था। ब्लड ड्रैगन गैंग के लिए ये एक बड़ा अपमान था। सरसराहट, उपेंद्र चले गए।
वो रुद्रसेन की ओर चल दिया। उपेंद्र के शरीर से एक भयानक आभा निकली। उसका लबादा हवा में लहरा रहा था। उसकी आंखों से एक शीतलन प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था। बच्चे, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरे ब्लड ड्रैगन गैंग के सामने इतना ढीठ होने की हिम्मत की। ये पता चलता है कि आपके पास कुछ क्षमता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मेरे ब्लड ड्रैगन गैंग के सामने ढीठ हो सकते हैं क्योंकि आपके पास कुछ क्षमता है, तो आप गंभीर रूप से गलत हैं। उपेंद्र की ठंडी आवाज सुनाई दी। रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे। शुरू से ही आपके ब्लड ड्रैगन गैंग का अहंकारी था। अब ये मैं हूं जो ढीठ है? हास्यास्पद। मुझे लगता है कि आपका ब्लड ड्रैगन गैंग एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट का परजीवी है। बच्चे, तुम मेरे ब्लड ड्रैगन गैंग को अपमानित करते हो। मुझे लगता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। उपेंद्र ने ठंड से सूंघा। वो बाहर कूद पड़ा और रुद्रसेन पर मुक्का मारा। उपेंद्र व्यक्तिगत रूप से एक कदम उठा रहे हैं। उपेंद्र एक 7वीं स्वर्गीय लड़ मार्शल मास्टर हैं। उसके व्यक्तिगत रूप से एक कदम उठाने के साथ वो बच्चा समाप्त है। ये सही है, वो बच्चा बर्बाद हो गया है। शो देख रहे कई छात्रों ने कहा। हालांकि रुद्रसेन ने चौंकाने वाली ताकत का प्रदर्शन किया था, लेकिन उपेंद्र बहुत भयानक था। 7वीं स्वर्गीय लड़ मार्शल मास्टर, माउंटेन रिवर लिस्ट में एक पात्र, इतना शक्तिशाली अस्तित्व कैसे किसी नए छात्र का विरोध कर सकता है? उपेंद्र की मुट्ठी को 7 किलिंग फिस्ट कहा जाता है। स्वर्ग हत्या, पृथ्वी हत्या, पशु हत्या, आत्मा हत्या, खून हत्या, भगवान हत्या। ये तथाकथित 7 किलिंग फिस्ट थी। 7 किलिंग फिस्ट एक साथ संघनित हो गई, हिंसक और अत्याचारी। उपेंद्र ने 7 किलिंग फिस्ट पर भरोसा किया ताकि वो 7वें हेवनली लेयर मार्शल मास्टर दायरे में शायद ही कभी कोई प्रतिद्वंदी ढूंढ सके। वास्तव में उन्होंने एक बार 8वें हेवनली लेयर मार्शल मास्टर के खिलाफ लड़ने के लिए 7 किलिंग फिस्ट पर भरोसा किया था, बिना पराजित हुए 10 से अधिक चालों के लिए। अब उपेंद्र को 7 किलिंग फिस्ट प्रदर्शित करते हुए देखना। उपेंद्र को समझने वाले लोग जानते थे कि 7 किलिंग फिस्ट कितनी भयानक थी। स्वाभाविक रूप से कोई भी आशावादी नहीं था कि रुद्रसेन जैसा नया व्यक्ति 7 किलिंग फिस्ट की शक्ति का सामना कर सकता है। उस समय उपेंद्र के 7 घातक घूसे रुद्रसेन के शरीर पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाले थे, लेकिन उसी समय रुद्रसेन चले गए। भूम! रुद्रसेन ने उपेंद्र पर मुक्का मारते हुए अपनी चाल चली। डैंग! एक धरती को चकनाचूर करने वाली आवाज के बाद सभी ने एक टूटी हुई डोरी के साथ पतंग की तरह उड़ती हुई एक आकृति को देखा। कचा कचा हवा के बीच में व्यक्ति का हाथ टूट गया था। इस दृश्य को देखकर सभी छात्रों की आंखें लगभग अपने सॉकेट से बाहर निकल गईं, क्योंकि जो व्यक्ति अपना हाथ तोड़कर बाहर निकला वास्तव में उपेंद्र था। प्लॉप! उपेंद्र दयनीय अवस्था में जमीन पर गिर गया। आह, मेरी बांह, मेरी बांह! उपेंद्र ने उस हाथ को गले लगाया जिसे रुद्रसेन ने तोड़ा था, जिससे एक दयनीय चीख निकली। दर्द ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया, जिससे वो दर्द से करहाते हुए जमीन पर लुढ़कने लगा। ये देखने वाले सभी छात्र अवाक रह गए। उपेंद्र माउंटेन रिवर लिस्ट के विशेषज्ञ थे। हालांकि उन्हें माउंटेन रिवर लिस्ट में सबसे नीचे स्थान दिया गया था, लेकिन माउंटेन रिवर लिस्ट में सबसे नीचे रहने वालों के पास भी स्वर्ग को चुनौती देने वाली ताकत थी। रुद्रसेन सिर्फ एक नया छात्र था। एक मुक्का, सिर्फ एक मुक्का, और उसने उपेंद्र को हरा दिया। इससे सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सपना देख रहे हों। लेकिन हालांकि जो कुछ भी हुआ वो वास्तविक था। बहुत मजबूत, वास्तव में बहुत मजबूत। एक नया छात्र वास्तव में इतना मजबूत है? ये व्यक्ति कौन है? कई छात्र एक दूसरे से फुसफुसाए, उत्साहित रूप से चर्चा कर रहे थे। वे रुद्रसेन की पहचान के बारे में अत्यंत उत्सुक थे। छोटे बहुआ, क्या आप मेरे ब्लड ड्रैगन गैंग की प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहे हैं? ठीक इसी समय मिशन हॉल से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। भूम! एक भयानक आभा के साथ एक युवा रईस बाहर निकला। ये युवा रईस कैलाश प्रताप था। हालांकि कैलाश प्रताप के हाव भाव अत्यंत भद्दे थे। कैलाश प्रताप के बगल में 2 अन्य युवक थे। दोनों एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के छात्र थे। लंबे और पतले को उदय कहा जाता था और दूसरे का नाम जितेंद्र नामक मध्यम कद का युवक था। उपेंद्र, उदय, जितेंद्र, ये तीनों लोग कैलाश प्रताप के सबसे काबिल अधीनस्थ थे। वे हमेशा कैलाश प्रताप के साथ थे, आंख बंद करके उनका पीछा करते थे। एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के भीतर वे अहंकारी और निरंकुश थे। किसी ने भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की। इससे पहले कैलाश प्रताप ने रुद्रसेन से निपटने के लिए सबसे कमजोर उपेंद्र को भेजा था। उपेंद्र 7वें हेवनली लेयर मार्शल मास्टर थे, जबकि उदय और जितेंद्र दोनों 8वें हेवनली लेयर मार्शल मास्टर थे। प्रारंभ में कैलाश प्रताप ने सोचा कि उपेंद्र रुद्रसेन के साथ आसानी से व्यवहार कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्रसेन द्वारा उपेंद्र को आसानी से निपटाया जाएगा।
ये देखकर कैलाश प्रताप के हाव भाव बदसूरत हो गए। जैसा कि कहा जाता है, कुत्ते को पीटने से पहले आपको उसके मालिक को देखना होगा। कैलाश प्रताप रुद्रसेन के प्रति शीतलता से भर गए थे। कैलाश प्रताप की ठंडी निगाहों से स्पष्ट था कि वो अपना अधिकार स्थापित करने के लिए रुद्रसेन को अपंग करने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। रुद्रसेन ने बेहोशी से कहा, क्या मैंने तुम्हें उकसाया? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। शुरू से अंत तक यह आपका ब्लड ड्रैगन गैंग है जो अहंकार से काम करता है। इससे पहले कि आप दूसरों को धमकाना चाहें, आपको पहले इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आपके पास ऐसा करने की ताकत है। कार्य करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको दूसरों के पैरों तले रौंद दिया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कैलाश प्रताप ने अपने दिल में गुस्सा दिखाते हुए लगातार 3 बार अच्छा कहा। उसने ठंडे स्वर में कहा, उसे अपंग करो। ये वास्तव में ब्लड ड्रैगन गैंग की शैली थी। यहाँ तक कि एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में भी उन्होंने एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के एक शिष्य को खुले तौर पर अपंग कर दिया। हालांकि ब्लड ड्रैगन गैंग का प्रभाव बहुत बड़ा था, फिर भी उन्होंने ऐसा करने का साहस किया। यहाँ तक कि एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के शिक्षकों, परिचारकों और बुजुर्गों ने इसे देखा था तो वे इस पर आंखें मूंद लेंगे या बस ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। जब तक ये एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के भीतर था, तब तक ब्लड ड्रैगन गैंग को उकसाने की हिम्मत कौन करेगा? झपटना झपटना। कैलाश प्रताप का आदेश प्राप्त करने के बाद उदय और जितेंद्र रुद्रसेन की ओर दौड़े। प्रत्येक के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। स्वर्ग, उदय और जितेंद्र एक साथ हमला कर रहे हैं। वे दोनों पीक 8वीं हेवनली लेयर मार्शल मास्टर्स हैं। यदि ये एक के बाद एक होता तो वो बच्चा उनमें से एक दो से निपटने में सक्षम हो सकता था, लेकिन अब उसे अकेले 2 शक्तिशाली पात्रों का सामना करना पड़ता है। ये परेशानी भरा है। कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। उदय और जितेंद्र दोनों एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। अब वे रुद्रसेन के खिलाफ मिलकर हमला कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से कोई भी आशावादी नहीं था कि रुद्रसेन जीतेंगे। इसके अलावा उदय और जितेंद्र वास्तव में शक्तिशाली थे। एक बाईं ओर, दूसरा दाईं ओर। उन्होंने रुद्रसेन पर हमला किया। उदय ने टाइगर फाइट्स द हेवंस एंड अर्थ मूव का प्रदर्शन किया। आकाश और पृथ्वी से लड़ते हुए एक क्रूर बाघ की तरह उदय ने रुद्रसेन पर झपट पड़ा। दूसरी ओर जितेंद्र ने 9 लाइटनिंग स्ट्राइक चाल का प्रदर्शन किया। एक के बाद एक 9 पाम्स को एक के साथ ओवरलैप किया। प्रत्येक हमले की शक्ति तेजी से बढ़ी। उनके दोनों शक्तिशाली हमले पलक झपकते ही रुद्रसेन तक पहुंच गए। इस समय रुद्रसेन ने अपनी चाल चली। भूम। उदय और जितेंद्र पर लगातार 2 घूंसे मारे गए। उदय और जितेंद्र को उनके तार कटे हुए पतंगों की तरह उड़ता हुआ भेजा गया। कच्चा कच्चा। हवा में उनकी बाहें टूट गई थीं। दोनों ने खून जमा देने वाली चीखें निकाली। सेकंड, तुरंत मारना। इस द्वंद्व को देखकर हर कोई अवाक रह गया। किसी को भी ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। उदय और जितेंद्र दोनों 8वीं हेवनली लेयर मार्शल मास्टर थे। सभी की राय में हारने वाला जरूर रुद्रसेन होगा, लेकिन परिणाम था उदय और जितेंद्र को रुद्रसेन ने तुरंत मार डाला। मजबूत, बहुत मजबूत। वास्तव में वो बव्वा कौन है? कई लोग उन्माद से चिल्लाने लगे। रुद्रसेन ने उदय और जितेंद्र के संयुक्त आक्रमणों को तुरंत हरा दिया, लेकिन इससे किसी को झटका नहीं लगा। बूम! अचानक रुद्रसेन के पीछे एक भयानक क्यू फट गया। सभी ने देखा कि कैलाश प्रताप ने अपनी चाल चल दी है। कैलाश प्रताप ब्लड ड्रैगन गैंग में नंबर 3 व्यक्ति बनने में सक्षम थे, न केवल अपनी असाधारण स्थिति के कारण बल्कि अपनी ताकत के कारण भी, जो अत्यंत शक्तिशाली थे। माउंटेन रिवर लिस्ट में कैलाश प्रताप 45वें स्थान पर थे। ये दिखाने के लिए काफी था कि कैलाश प्रताप कितना शक्तिशाली और भयानक था। अब कैलाश प्रताप ने अचानक विस्फोट कर रुद्रसेन पर हमला कर दिया। कई लोगों ने ठंडी हवा का झोंका चूसा। कैलाश प्रताप का आक्रमण बहुत अचानक था और बहुत तेज था। जब सभी ने कैलाश प्रताप की आकृति को देखा तो कैलाश प्रताप पहले ही रुद्रसेन के सामने थे। उनका शरीर उड़ते हुए अजगर की तरह था। इस कदम को ग्रेट ड्रैगन फिस्ट कहा जाता था और इसकी शक्ति अतुलनीय रूप से भयानक थी। एक मुट्ठी रुद्रसेन की ओर उड़ गई। ये एक ऐसी मुट्ठी थी जिसे चकमा नहीं दिया जा सकता था। वो बच्चा इस मुट्ठी को चकमा नहीं दे पाएगा। कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कैलाश प्रताप का तिरस्कार करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कैलाश प्रताप का हमला एक चुपके से हमला था। इसने रुद्रसेन को चौंका दिया। इस तरह का तरीका कुछ हद तक घृणित था, लेकिन काश्तकारों के बीच लड़ाई में प्रतिद्वंदी को हराना सबसे महत्वपूर्ण था। हर कोई केवल विजेता को याद रखेगा, हारने वाले को नहीं। कैलाश प्रताप ऐसे व्यक्ति थे जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते थे।
उसी समय रुद्रसेन का शरीर फटने वाला था। श्वाह! सभी ने देखा कि जैसे कि उन्होंने टेलीपोर्ट किया था, रुद्रसेन वास्तव में गायब हो गए थे। कैलाश प्रताप का हमला चूक गया। ये कैसे संभव है? कैलाश प्रताप अविश्वास से दहाड़ने लगे। देखो पीछे! कोई शौक में चिल्लाया। कैलाश प्रताप चौंक गया और देखने के लिए पीछे मुड़ा। उसने केवल एक बड़े पैर को अपने चेहरे की ओर आते देखा। बैंग! रुद्रसेन आसमान से उतरे और कैलाश प्रताप के चेहरे पर लात मारी, जिससे वो 1 दर्जन मीटर की उड़ान में आ गए। कैलाश प्रताप दहाड़ने लगा। वह क्रोध से पागल हो गया। उसके लिए ये एक बड़ा अपमान था। वह कैलाश प्रताप अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ब्लड ड्रैगन गैंग का नंबर 3, माउंटेन रिवर लिस्ट के 45वें रैंक। वह वास्तव में एक नए व्यक्ति द्वारा चेहरे पर लात मारी गई थी और उसे उड़ने के लिए भेजा गया था। क्या कैलाश प्रताप को इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ था? क्या मैं चीजें देख रहा हूं? स्वर्ग, ये वास्तविक नहीं हो सकता। कई दर्शक छात्र अविश्वास में चिल्लाए। कैलाश प्रताप के चेहरे पर एक नए छात्र ने कदम रखा। कैलाश प्रताप को 10 मीटर से अधिक उड़ने के लिए भेजना। ऐसी कल्पना करने की हिम्मत कौन करेगा? इस पर विश्वास करने की हिम्मत कौन करेगा? शामवीर, मुझे थप्पड़ मारो, मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं सपना देख रहा हूं। छात्रों में से एक ने अपने बगल में अपने दोस्त से कहा। शामवीर नाम के उस छात्र के चेहरे पर भी हैरानी थी। अपने दोस्त की बातें सुनकर उसने थप्पड़ मारने से पहले सोचा भी नहीं था। पा की आवाज के साथ उस छात्र को 4 से 5 मीटर दूर उड़ते हुए भेज दिया गया। आउच! ये दर्द होता है। शामवीर, तुमने वास्तव में इतनी ताकत का इस्तेमाल किया। मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। वह छात्र जमीन से रेंगता हुआ अपने सूजे हुए चेहरे को पकड़कर शामवीर पर हमला कर रहा था। शामवीर को भी होश आ गया और उसने कहा, तुमने ही मुझे थप्पड़ मारने के लिए कहा था, ठीक है? क्या मैंने आपको इतनी ताकत लगाने के लिए कहा था? उन दोनों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। दोस्ती की छोटी सी नाव ऐसे ही पलट गई। बेशक इस छोटे से प्रकरण ने ज्यादा ध्यान नहीं खींचा, क्योंकि सभी का ध्यान रुद्रसेन और कैलाश प्रताप के बीच लड़ाई पर था। कैलाश प्रताप माउंटेन रिवर लिस्ट के 45वें रैंक के विशेषज्ञ थे। वह नया छात्र, वह वास्तव में कौन था? वह इतना भयानक कैसे हो सकता है? बव्वा, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए। रुद्रसेन ने कैलाश प्रताप पर दहाड़ लगाई और हमला किया। कैलाश प्रताप रुद्रसेन से इस हद तक नफरत करते थे कि वो दांत पीसने की हद तक थे। उन्होंने पहले कभी इस तरह का अपमान नहीं झेला था, लेकिन आज रुद्रसेन ने उन्हें इतना अपमान भुगतने पर मजबूर कर दिया। कैलाश प्रताप सिर्फ रुद्रसेन को पंगु नहीं बनाना चाहते थे, वो रुद्रसेन की जान लेना चाहते थे। बूम! कैलाश प्रताप के दांतियन से एक भयानक आभा निकली। इसके बाद अनंत मात्रा में आग की लपटें निकली। वाह! कैलाश प्रताप अपनी आत्मा का उपयोग कर रहा है। उनकी मार्शल स्पिरिट हेवन बर्स्टिंग फ्लेम है। ये एक बेहद भयानक मार्शल स्पिरिट है। ये आकाश को जला सकता है और सब कुछ नष्ट कर सकता है। कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। कैलाश प्रताप स्पष्ट रूप से जानते थे कि रुद्रसेन से निपटना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने तुरंत रुद्रसेन को दबाने के लिए अपनी शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल किया। छोटे लड़के, मैं तुम्हें तुरंत नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारे शरीर की हर एक हड्डी को तोड़ दूंगा और तुम्हें इच्छा कराऊंगा कि तुम मर गए हो। ये उस अपमान को धोने का एकमात्र तरीका है जो आप मुझे लाए हैं। मेरे गुस्से को शांत करने का यही एकमात्र तरीका है। जब कैलाश प्रताप ने बात समाप्त की तो अंतहीन मात्रा में आग रुद्रसेन को घेरने के लिए उसकी ओर बढ़ी। निगलना! रुद्रसेन ने उपहास किया। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली पर एक काला भंवर दिखाई दिया। ये रुद्रसेन की भक्षण मार्शल स्पिरिट द्वारा बनाया गया ब्लैक होल था। ब्लैक होल ने एक भयानक भक्षण शक्ति का उत्सर्जन किया। जब कैलाश प्रताप की लपटें हुआंग शियाओ लॉन्ग तक पहुंची, निगलने वाला ब्लैक होल की शक्ति, सभी लपटें ब्लैक होल में चूस ली गईं। ये कैसे हो सकता है? कैलाश प्रताप अविश्वास से चिल्लाया। उसकी मार्शल स्पिरिट को ऐसे ही नष्ट कर दिया गया था। उन्होंने कहा, कैलाश प्रताप, ये मत सोचिए कि आप सिर्फ इसलिए अहंकारी हो सकते हैं क्योंकि आपके पास थोड़ी सी ताकत है। अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट झुके हुए बाघों और छिपे हुए ड्रैगन से भरा हुआ है। रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में एक चाल चली। उसकी गति बहुत तेज थी, मानो जमीन सिकुड़ गई हो। एक पल में कैलाश प्रताप के सामने प्रकट हो गई। उसकी हथेली कैलाश प्रताप पर लगी। तुम्हारी हिम्मत!
कैलाश प्रताप को एहसास हुआ कि वो समय रहते रुद्रसेन के हमले को चकमा नहीं दे सकता। वो हुआंग शियाओ लॉन्ग को धमकी देते हुए अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाया। डरने की क्या बात है? रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे। उसकी हथेली टकराने वाली थी। ठीक इसी समय मिशन हॉल से एक सल्यूट निकला जो हथेली से बाहर निकल रहा था। बैंग! इस व्यक्ति और रुद्रसेन की टक्कर हो गई। थंप थंप थंप। रुद्रसेन ने केवल महसूस किया कि एक भयानक शक्ति उसके ऊपर हावी हो रही है, जिससे वो कई कदम पीछे हट गया। मार्शल जनरल! रुद्रसेन की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। बच्चा, जहां लोगों को छोड़ना संभव है, किसी को उदार होना चाहिए। आज की बात मुझे कुछ मुंह दे दो और इसे जाने दो। इसके बारे में क्या है? जिस व्यक्ति ने हमला किया वो एक पतला अर्ध आयु व्यक्ति था। उसकी निगाहें भयावह थीं। ये मिशन हॉल के तीसरे बुजुर्ग वीरेंद्र सेन मिंग है, एक छात्र ने कहा। क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? रुद्रसेन ने वीरेंद्र सेन मिंग को ठंडे भाव से देखा। वीरेंद्र सेन मिंग ने कहा, यह बुजुर्ग केवल एक शांति दूत बनना चाहता है, शत्रुता को दोस्ती में बदलना चाहता है। रुद्रसेन ने उपहास किया। क्या मजाक है? अभी अभी जब ये लोग मुझे धमका रहे थे तो आप शांति दूत क्यों नहीं दिखते? जब कैलाश प्रताप ने हमला किया तो आपने उसे क्यों नहीं रोका? अब जब कैलाश प्रताप मेरे विरोधी नहीं हैं तो आप शांति दूत बनना चाहते हैं। बेहतर होगा कि आप मेरे रास्ते से हट जाएं, अन्यथा मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। रुद्रसेन को देखकर हर कोई अवाक रह गया। क्या इस आदमी को नहीं पता था कि मिशन हॉल के सभी बुजुर्ग मार्शल जनरल विशेषज्ञ थे? उन्होंने वास्तव में एक मार्शल जनरल विशेषज्ञ के साथ इस तरह के रवैये के साथ व्यवहार करने की हिम्मत की। वीरेंद्र सेनमिंग का चेहरा डूब गया। उसकी ठंडी निगाहें रुद्रसेन पर पड़ीं। बउआ, तुम स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते। एक अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट एल्डर के प्रति इतना असभ्य होने की हिम्मत कर रहे हो? क्या आप अपने शिक्षक का सम्मान करने के सरल सिद्धांत को नहीं समझते हैं? रुद्रसेन ने तिरस्कारपूर्वक जवाब दिया। यदि आप न्यायसंगत होते तो मैं स्वाभाविक रूप से एक अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट एल्डर के रूप में आपका सम्मान करता, लेकिन आप इतने पक्षपाती हैं। मुझे आपका सम्मान क्यों करना चाहिए? श्वा! जैसे ही उनके शब्द गिरे, रुद्रसेन कैलाश प्रताप की ओर लपकते हुए आगे बढ़े। बहुआ, तुम इतने घमंडी होने की हिम्मत करते हो? वीरेंद्र सेनमिंग ने सूंघा। उसकी हथेली रुद्रसेन पर प्रहार कर रही थी। ये वीरेंद्र सेनमिंग वास्तव में चरम सीमा तक बेशर्म थी। एक अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट एल्डर के रूप में उसने वास्तव में अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के एक छात्र पर हमला करने की हिम्मत की। कई लोगों ने देखा कि निर्मल रुद्रसेन पर हमला कर रहे थे और उनके चेहरे के भाव काफी बदल गए। निर्मल सामान्य परत का एक मजबूत कृषक था। दूसरी ओर कैलाश प्रताप रुद्रसेन पर उपहास कर रहे थे, जैसे कि वो पहले से ही वीरेंद्र सेनमिंग द्वारा रुद्रसेन को पीट-पीट कर मार डालने का दृश्य देख सकते थे। बैंग! सभी ने देखा कि रुद्रसेन और वीरेंद्र सेनमिंग एक बार फिर टकरा गए। हर किसी ने कल्पना की थी कि निर्मल रुद्रसेन को पीट-पीट कर मार डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपरीत, निर्मल को रुद्रसेन के मुक्के से पीछे धकेल दिया गया। स्वर्ग! मैंने अभी क्या देखा? इस नज़ारा को देखकर कई छात्र शौक में चिल्ला रहे थे। एक नए छात्र ने वास्तव में एक अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट एल्डर को खदेड़ दिया। ये बहुत चौंकाने वाला था। जब कैलाश प्रताप ने ये देखा तो उनकी मूल ठंडी मुस्कान तुरंत एक भयभीत अभिव्यक्ति से बदल गई। बैंग! रुद्रसेन दौड़कर आए, अपना दाहिना पैर उठाया और कैलाश प्रताप पर लात मारी। रुद्रसेन की किक से कैलाश प्रताप को उड़ते हुए भेजा गया। रुद्रसेन धुंधला हो गया। कैलाश प्रताप के सामने दिखाई दिया, जो जमीन पर लेटा हुआ था। उसका पैर कैलाश प्रताप की छाती पर रखा और उसकी ओर देखते हुए कहा, याद रखो, भविष्य में उसे उकसाना मत, नहीं तो तुम्हारा अंत आज जितना सरल नहीं होगा। हर कोई रुद्रसेन को शौक में देख रहा था। रुद्रसेन की ताकत ने वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत झकझोर कर रख दिया। अचानक एक नया छात्र चिल्लाया, मैं पहचानता हूं कि वो कौन है। वो रुद्रसेन है। मैंने एक बार दूर से राजकुल हंसवीर के साथ उसकी लड़ाई देखी थी। उन्होंने ही माउंटेन रिवर लिस्ट के 27 नंबर राजकुल हंसवीर को हराया था। क्या वो रुद्रसेन है? हर कोई शौक में दहाड़ उठा। कहा जा सकता है कि रुद्रसेन के नाम ने पूरे अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट को हिलाकर रख दिया था। बात सिर्फ इतनी थी कि रुद्रसेन को पहले किसी ने नहीं देखा था। आप रुद्रसेन हैं? मिशन हॉल के एल्डर वीरेंद्र सेनमिंग ने रुद्रसेन को एक शीतल निगाह से देखा। हालांकि उन्होंने फिर से हमला नहीं किया।
वीरेंद्र सेनमिंग एक फर्स्ट हेवनली लेयर मार्शल जनरल थे जिनके पास एक ड्रैगन की ताकत थी। फिर भी उन्हें रुद्रसेन द्वारा वापस मजबूर किया गया था। वीरेंद्र सेनमिंग को पता था कि रुद्रसेन की ताकत उनसे कहीं अधिक थी। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, क्या आप अभी भी मेरे तरीकों को आजमाना चाहते हैं? आप? वीरेंद्र सेनमिंग की आंखों में ठंडक चमक उठी। रुद्रसेन वीरेंद्र जैसे किसी को कोई चेहरा नहीं देंगे। चेहरा आपसी था। वीरेंद्र सेनमिंग का ब्लड ड्रैगन गैंग के साथ गहरा रिश्ता था और उसने उसे धोखा दिया था। रुद्रसेन वीरेंद्र को कोई चेहरा क्यों देना चाहिए? क्या चल रहा है? इस समय एक गरिमापूर्ण आवाज सुनाई दी। फिर सफेद वस्त्र पहने एक लंबा और मजबूत बुजुर्ग मिशन हॉल से बाहर चला गया। मिशन हॉल ग्रैंड एल्डर जुगल चौधरी? कुछ छात्र आश्चर्य से चिल्लाए, स्पष्ट रूप से एल्डर की पहचान को पहचानते हुए। मिशन हॉल ग्रैंड एल्डर निश्चित रूप से अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के ऊपरी क्षेत्रों में से एक था। महान एल्डर। वीरेंद्र सेनमिंग ने झट से जुगल चौधरी को सलाम किया। शिष्य महान एल्डर को नमस्कार करता है। कई छात्रों ने जुगल चौधरी को सलाम किया। औपचारिकताओं को दूर करें। जुगल चौधरी ने सिर हिलाया। उसने अपने आसपास की स्थिति को देखा और थोड़ा भौहें चढ़ा लीं। वीरेंद्र सेनमिंग, यहां क्या हुआ? जुगल चौधरी ने पूछा। महान एल्डर को रिपोर्ट करते हुए ये रुद्रसेन था। वह अपनी उच्च साधना पर भरोसा करता था और दूसरों के साथ अच्छी तरह से नहीं मिलता था, इसलिए उसने उन्हें भारी चोट पहुंचाई। महान एल्डर, कृपया एक नजर डालें। इन सभी छात्रों को रुद्रसेन ने घायल कर दिया था। वीरेंद्र सेनमिंग ने सीधे तौर पर विलेन की तरह शिकायत की। हिस, फुसफुसाहट। आसपास के कई छात्रों ने वीरेंद्र सेनमिंग को बू किया। जाहिर है रुद्रसेन को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं थी। इन छात्रों ने रुद्रसेन के लिए पहले ही सब कुछ समझा दिया था। तुम रुद्रसेन हो? जुगल चौधरी ने पूछा। शिष्य है। रुद्रसेन झुक गए। जुगल चौधरी ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें कुछ कहना है? इस पर रुद्रसेन ने जवाब दिया, न्याय हर किसी के दिल में होता है। मेरा दिल चांद की गवाह बन सकता है। अच्छा, न्याय लोगों के दिल में है। मेरा दिल चांद की गवाह बन सकता है। जुगल चौधरी की बूढ़ी आंखें अचानक चमक उठीं। उसने वीरेंद्र सेनमिंग को देखा और उसके हाव भाव तुरंत ठंडे हो गए। उसने ठंडे स्वर में कहा, वीरेंद्र सेनमिंग, क्या तुम्हें लगता है कि यह बूढ़ा आदमी बुढ़ापे के कारण उलझा हुआ है? वीरेंद्र सेनमिंग इतने डर गए थे कि उन्होंने एक थपताप के साथ जमीन पर घुटने टेक दिए और झुकते रहे। महान बुजुर्ग, वाहिद अपनी गलतियों को जानता है। वाहिद दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। कृपया दया करें महान बुजुर्ग। जुगल चौधरी ने उपहास करते हुए कहा, मेरे मिशन हॉल में हमारे बुजुर्गों के आचरण के संबंध में सख्त आवश्यकताएं हैं। चूंकि आपका आचरण अनुचित है, इसलिए अपना सामान पैक करें और अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट छोड़ दें। अच्छा, महान बुजुर्ग वास्तव में बुद्धिमान है। कई छात्रों ने तालियां बजाईं और जयकारा किया। मेरे साथ आओ। जुगल चौधरी ने रुद्रसेन की ओर देखा। हाँ, रुद्रसेन ने सिर हिलाया और जुगल चौधरी के पीछे पीछे मिशन हॉल में चले गए। वीरेंद्र सेनमिंग को जुगल चौधरी ने अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट से निकाल दिया था, इसलिए वो जुगल चौधरी से दिल से नफरत करते थे। बेशक वो रुद्रसेन से और भी अधिक नफरत करता था। जहरीली आंखों की जोड़ी रुद्रसेन को घूर रही थी। मिशन हॉल को 3 मंजिलों में बांटा गया था। पहली मंजिल वो जगह थी जहां अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट विभिन्न प्रकार के मिशन जारी करता था। दीवारों पर विशाल क्रिस्टल स्क्रीनें लटकी हुई थीं जो विभिन्न प्रकार के मिशनों को प्रदर्शित करती थीं। इन क्रिस्टल स्क्रीनों को मेमोरी क्रिस्टल कहा जाता था। स्पिरिट एरे मास्टर द्वारा मजबूत किए जाने के बाद वे सभी प्रकार की जानकारी को अंकित कर सकते हैं और फिर इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ये बहुत सुविधाजनक था। दूसरी मंजिल वो जगह थी जहां मिशन हॉल में विभिन्न प्रकार की फाइलें रखी होती थीं। तीसरी मंजिल वो जगह थी जहां छात्र आराम कर सकते थे। जुगल चौधरी रुद्रसेन को लिविंग रूम में ले आए। बैठो, जुगल चौधरी ने कहा। एक जूनियर एक बुजुर्ग के सामने कैसे बैठ सकता है? रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में मैं हमेशा से आपको देखना चाहता था, लेकिन चूंकि मैं कुछ मामलों से निपटने के लिए बाहर गया था, इसलिए मैं बस लौट आया। मैं आपके शिक्षक सुभाष से बहुत अच्छे दोस्त हूं।
मैंने उसे ओल्ड मैन सन से एक से अधिक बार आपका उल्लेख करते हुए सुना है। रुद्रसेन ने नहीं सोचा कि जुगल चौधरी और सुभाष के बीच ऐसा संबंध है। उन्होंने कहा, अगर इस जूनियर को बड़े और शिक्षक के बीच के संबंध के बारे में पता होता तो मैं बड़े से मिलने आता। मुझे उम्मीद है कि बड़े इस जूनियर को असभ्य होने के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे। हाँ, ओल्ड मैन सन ने एक विनम्र और विनम्र शिष्य को सिखाया है, जुगल चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह जूनियर का कर्तव्य है, रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। जुगल चौधरी ने रुद्रसेन की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखा और कहा, आजकल के बहुत से युवा बहुत उतावले हैं। क्या आपको लगता है कि मैं आपके प्रति पक्षपाती हूं क्योंकि आप मेरे अच्छे दोस्त के शिष्य हैं? रुद्रसेन ने एक पल सोचा और कहा, यह शिष्य ऐसा नहीं सोचता। ओह, जुगल चौधरी ने रुद्रसेन को दिलचस्पी से देखा। जो लोग मेरे साथ लड़े वो ब्लड ड्रैगन गैंग के थे। ब्लड ड्रैगन गैंग का अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में बहुत बड़ा प्रभाव है। ब्लड ड्रैगन गैंग के पीछे भी एक बड़ा हित समूह है जिसमें ट्रू मार्शल कंट्री के कई बड़े परिवारों की छाया है। मैंने ये भी सुना है कि ब्लड ड्रैगन गैंग को 8वें राजकुमार और कई अन्य राजकुमारों का समर्थन प्राप्त है। मुझे लगता है कि इस समूह को ट्रू मार्शल कंट्री की सेवा करनी चाहिए, न कि कुछ राजकुमारों की। ब्लड ड्रैगन गैंग पहले ही सीमा पार कर चुका है। एक पल के लिए रुकने के बाद रुद्रसेन ने आगे कहा, जहां तक वीरेंद्र सेनमिंग की बात है, उसका ब्लड ड्रैगन गैंग के साथ रिश्ता है। ये अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के नियमों के भी खिलाफ है। अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट ट्रू मार्शल कंट्री की लड़ाई में भाग नहीं लेता है। चूंकि वीरेंद्र सेनमिंग मिशन हॉल में एक महत्वपूर्ण पद धारण करने में सक्षम है, इसलिए जाहिर है कि उनके पीछे कोई है। अगर एल्डर उसे मिशन हॉल से बाहर निकालना चाहता है तो ये आसान नहीं होगा। इसके अलावा वीरेंद्र सेनमिंग का बुरा आचरण इसका एक कारण है और ब्लड ड्रैगन गैंग के साथ उसकी बेशर्म मिली भगत एक और कारण है। एल्डर आज के मामले का उपयोग वीरेंद्र सेनमिंग को बाहर निकालने के लिए कर सकते हैं। यहां तक कि अगर वीरेंद्र सेनमिंग के पीछे का व्यक्ति हस्तक्षेप करता है तो वे स्थिति को उलट नहीं पाएंगे। रुद्रसेन की सफाई सुनकर जुगल चौधरी की आंखें चमक उठीं। रुद्रसेन ने जो कहा वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो सोच रहे थे। जुगल चौधरी को उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन इतने बुद्धिमान होंगे। वो एक नज़र से मामले की जड़ को समझ सकता था। शक्तिशाली साधना प्रतिभा, शक्तिशाली आध्यात्मिक सरणी प्रतिभा, दानव जैसी बुद्धि, कम महत्वपूर्ण और विनम्र। इस तरह का व्यक्ति कौन जानता था कि वो भविष्य में कितनी दूर तक बढ़ेगा। जुगल चौधरी सदमे में सोचने से खुद को रोक नहीं सके। मुझे नहीं पता कि इस जूनियर ने जो कहा वो सही है या नहीं। रुद्रसेन ने जुगल चौधरी की ओर देखा। जुगल चौधरी होश में आए और सिर हिलाया। वो मुस्कुराए और कहा, आपने जो कहा वो बहुत सही है। इस वीरेंद्र सेनमिंग को एक बड़े शॉट द्वारा व्यवस्थित किया गया था। इस बार वीरेंद्र सेनमिंग का समाधान हो गया है। रुद्रसेन ने कहा, ब्लड ड्रैगन गैंग एक बड़ा पेड़ है जो हवा को आकर्षित करता है। वे नहीं जानते कि खुद को कैसे संयमित किया जाए। देर सवेर उन पर आपदा आ जाएगी। जुगल चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें सिंहासन की लड़ाई शामिल है, लेकिन इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट इन मामलों में भाग नहीं लेता है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। वो पूरे दिल से मार्शल पथ पर केंद्रित था। उन्होंने भविष्य में एक प्राचीन शक्ति में शामिल होने और एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनने के लिए खेती करना जारी रखने की उम्मीद की। उन्हें धर्मनिरपेक्ष साम्राज्यवादी सत्ता में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं थी। इस बार अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट ने अपने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए ट्रू मार्शल कंट्री की सीमा से लगे बीस्टमैन साम्राज्य में अराजकता का फायदा उठाया। जुगल चौधरी ने बीस्टमैन साम्राज्य के बारे में बात करना शुरू कर दिया। सर्वालोक महाद्वीप के 3000 प्रांत विशाल और असीम थे। मनुष्यों द्वारा नियंत्रित प्राचीन देश, राक्षसी जानवरों द्वारा नियंत्रित देश और जानवरों द्वारा नियंत्रित साम्राज्य थे। ये देश एक दूसरे के साथ संघर्ष में थे और हर साल युद्ध छिड़ जाते थे। हालांकि ऑर्क साम्राज्य, जो रियल वुशु देश से सटा हुआ था, कई वर्षों से युद्ध नहीं शुरू किया था। अब ये फिर से दंगा कर रहा है। एक तरफा रूप से रियल वुशु देश और ऑर्क साम्राज्य के बीच हस्ताक्षरित शांति संधि को फाड़ रहा है। इस मामले ने रियल वुशु देश में भारी हंगामा मचा दिया। रुद्रसेन ने कहा, क्या बीस्टमैन साम्राज्य और ट्रू मार्शल कंट्री हमेशा से शांति से नहीं रहे हैं? वे अब ट्रू मार्शल कंट्री पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? जुगल चौधरी ने कहा, ऐसी अफवाहें हैं कि आसुरी मार्ग शामिल है, लेकिन हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि क्या दानवीय मार्ग वास्तव में शामिल है। 3000 प्रांतों के अपने नियम थे। विभिन्न शीर्ष शक्तियां जैसे कि प्राचीन शक्तियां और दानवीय मार्ग की प्राचीन शक्तियां जैसे सोल डिवॉरर पैलेस धर्मनिरपेक्ष साम्राज्यों के बीच युद्ध में भाग नहीं ले सकती थीं, अन्यथा वे अन्य शक्तियों से घेर ली जाएंगी और नष्ट हो जाएंगी।
इसीलिए किसी ने भी 3000 प्रांतों के नियमों को खुलकर चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अगर कुछ शक्तियां थीं जो पीछे नहीं छूटना चाहती थीं और पर्दे के पीछे चीज़ों को हेर-फेर कर रही थीं, तो इसकी बहुत अधिक संभावना थी। रुद्रसेन ने कहा, तो इस मामले को सिर्फ बीस्टमैन साम्राज्य के हमले के रूप में नहीं देखा जा सकता है। संस्थान के मास्टर इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए पहले ही सन मून सिटी पहुंच गए हैं। यदि दानवीय मार्ग की शक्तिशाली शक्तियां वास्तव में शामिल हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से सन मून सिटी द्वारा रोक दिया जाएगा। हालांकि बीस्टमैन साम्राज्य से निपटना आसान नहीं है। बीस्टमैन साम्राज्य एक अपेक्षाकृत बंजर देश में स्थित है। बीस्टमैन साम्राज्य के लोग स्वाभाविक रूप से युद्ध के समान हैं। एक बार युद्ध शुरू हो जाने पर खून की बारिश होगी। जुगल चौधरी थोड़े चिंतित थे। वो ट्रू मार्शल कंट्री के कल्टिवेटर थे, इसीलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि देश शांतिपूर्ण होगा। वे युद्ध नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि युद्ध का मतलब अक्सर खून और मौत होता है। युद्ध के कारण कितने निर्दोष लोगों के परिवार नष्ट हो जाएंगे। रुद्रसेन ने कहा, मुझे नहीं पता कि जब हम सीमा पर जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। जुगल चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आने पर ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए विशिष्ट कार्यों की व्यवस्था करेंगे। कुछ देर बातचीत करने के बाद रुद्रसेन ने जुगल चौधरी को अलविदा कह दिया। जैसा कि कहा जाता है, किसी देश के उत्थान और पतन के लिए हर कोई जिम्मेदार है। इस बार बीस्टमैन साम्राज्य के ट्रू मार्शल कंट्री पर आक्रमण ने अज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के कई छात्रों को अन्याय पर क्रोधित महसूस कराया था। उन्होंने समूह बनाए और उत्तर पश्चिमी सीमा के प्राचीन शहर फॉलिंग मून सिटी की ओर बढ़ गए। फॉलन मून सिटी वज्र साम्राज्य का सबसे उत्तरी शहर था। ये ऑर्क साम्राज्य के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति भी थी। इसी समय नए लोगों ने भी जुटाया और फॉलन मून सिटी जाने के लिए एक टीम बनाने की योजना बनाई। इन नए छात्रों में रुद्रसेन, नील नागेश, यानगान, निर्नाम, जैस्मीन, अंबरवीर और अन्य शामिल थे। हुआंगफू क्यू की टीम को हराने के लिए कई विशेषज्ञों ने रुद्रसेन का अनुसरण किया था। निर्नाम ने मुस्कुराते हुए कहा, हा, हम फिर से कप्तान के साथ लड़ने में सक्षम होंगे। बहुत से लोग काफी उत्साहित थे। रुद्रसेन के पास लोगों को रैली करने की ताकत थी। खोने का समय नहीं है, चलो चलते हैं, रुद्रसेन ने कहा। इसके बाद टीम उत्तर पश्चिमी सीमा पर फॉलन मून सिटी की दिशा में आगे बढ़ी। समूह ने इंपीरियल कैपिटल से एक विशाल ग्रिफिन किराए पर लिया और इसे फॉलन मून सिटी की ओर ले गया। ये ग्रिफिन सर्वालोक महाद्वीप के 3000 महाद्वीपों का पसंदीदा लंबी दूरी का पर्वत था। इसमें बहुत सहनशीलता थी और ये लंबी दूरी की उड़ान के लिए उपयुक्त था। जायद पठान ने कहा, क्या आप लोगों ने नोटिस किया, जब से ऑक साम्राज्य ने हमारे ट्रू मार्शल कंट्री पर आक्रमण किया है, नील नागेश बहुत शांत है। हालांकि ऑक साम्राज्य से निपटने की बात आती है तो वो सबसे अधिक सक्रिय है। निर्नाम ने सिर हिलाते हुए कहा, वास्तव में कुछ गड़बड़ है। इतना चिंतित होने के लिए क्या ये आदमी इंपीरियल परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है? हाँ, शाही परिवार के 13 राजकुमारों में से कौन सा हम नहीं जानते। यानगान ने अपना सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। बेशक ये केवल उनकी निजी चर्चा थी। रुद्रसेन ने भी नील नागेश के अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया, लेकिन रुद्रसेन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। कुछ लोगों के लिए घर और देश की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए जब उन्होंने साम्राज्य पर आक्रमण करते देखा तो उनके लिए कुछ विशेष प्रतिक्रियाएं होना स्वाभाविक था। आधे महीने बाद समूह ने असीम मैदानों को देखा। हर कोई, मैं आपको केवल यहां से भेज सकता हूं जब से हम फॉलिंग मून प्लेन्स में पहुंच गए हैं, ग्रिफिन के मालिक ने माफी मांगते हुए कहा। निर्नाम ने कहा, हम केवल फॉलिंग मून प्लेन्स तक पहुंचे हैं। फॉलिंग मून सिटी से अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। क्या आप चाहते हैं कि हम वहां दौड़ें? ग्रिफिन के मालिक ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो ये फॉलिंग मून प्लेन्स एक शांतिपूर्ण जगह नहीं है। देखिए, इस फॉलिंग मून प्लेन्स की स्थलाकृति बेहद जटिल है। ऐसे मैदान हैं जो जहां तक आंख देख सकती है वहां तक फैले हुए हैं और कई घने जंगल, गहरे पहाड़, घाटियां, रसातल और अन्य जटिल स्थलाकृति भी है। यहाँ कई विशेष लोग इकट्ठे हुए हैं और यदि आप फॉलिंग मून प्लेन्स के ऊपर उड़ते हुए ग्रिफिन को देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से उन विशेष लोगों द्वारा गोली मार दी जाएगी। यहाँ हर कोई अज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट का एक विशिष्ट छात्र है और आपकी ताकत अधिक है। लेकिन फॉलिंग मून प्लेन्स के डाकुओं को हल्के में मत लेना। रास्ते में आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा आप अपना जीवन खो सकते हैं। जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। रुद्रसेन ने मुट्ठी बांधी और कहा, चलो नीचे चलते हैं और इस क्षेत्र से गुजरते हैं। सभी ने सिर हिलाया और अपने ग्रिफॉन से नीचे उतर गए। हा, सभी को अलविदा। ग्रिफिन के मालिक ने रुद्रसेन के समूह पर अपनी मुट्ठी बांधी, फिर अपने ग्रिफॉन पर सवार होकर फॉलिंग मून प्लेन्स में वापस चला गया। रुद्रसेन के दल ने फॉलिंग मून प्लेन्स में प्रवेश किया। फॉलिंग मून प्लेन्स की उत्पत्ति बहुत रहस्यमय थी। किंवदंतियों के अनुसार अनादिकाल में एक दिव्य चंद्रमा आकाश से गिरकर इस स्थान पर गिरा था। इस वजह से ये स्थान प्रसिद्ध हो गया और उसी से फॉलिंग मून प्लेन का नाम पड़ा।
फॉलिंग मून प्लेन की गहराई में फॉलिंग मून पर्वत श्रृंखला थी। ये एक अर्धचंद्र की आकृति का था, लेकिन ये एक निषिद्ध क्षेत्र था। ये बहुत डरावना था और बहुत कम लोग वहां जाने की हिम्मत करते थे। ट्रू मार्शल कंट्री ने फॉलिन मून प्लेन्स में फॉलिन मून सिटी का निर्माण किया था, जो बीस्टमैन साम्राज्य से 100 ली से भी कम दूरी पर था। रुद्रसेन के दल ने मैदानी इलाकों में गहराई तक यात्रा की। 3 दिन बाद वे फॉलिन मून प्लेन्स में एक घने जंगल में पहुंचे। एक जल स्रोत पर रुद्रसेन का समूह आराम करने के लिए रुक गया। देर रात को समय समय पर भेड़ियों की चीखें सुनाई देती थीं। दूर से देखने पर कुछ पर्वत चोटियों पर चंद्रमा पर भेड़ियों के झुंड को चिल्लाते हुए देखा जा सकता था। ये एक भयानक दृश्य था। इस दृश्य को देखकर कई लोगों को लगा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। भेड़ियों का एक झुंड निश्चित रूप से सबसे डरावने पैक जानवरों में से एक था। धाड़! आधी रात में एक धीमी गर्जना सुनाई दे रही थी, जिससे रुद्रसेन के समूह को उनकी गहरी नींद से जगाया जा रहा था। जंगल में एक भयानक आभा भर गई। अंधेरे में पीली हरी आंखों की एक जोड़ी रुद्रसेन के समूह को घूर रही थी, जो कैंप फायर के पास आराम कर रहे थे। अच्छा नहीं है, एक भयानक जानवर है। शातिर जानवरों की भयानक आभा ने सभी को चिंतित कर दिया। अचानक सबका चेहरा बदल गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार जब उनका सामना एक शातिर जानवर से हुआ तो ये सिर्फ 1 या 2 जितना आसान नहीं था। ये बहुत संभावना थी कि उनमें से एक समूह होगा। ये बहुत भयानक था। घबराए नहीं, शांत हो जाओ, रुद्रसेन जोर से चिल्लाया। एक साथ इकट्ठा हो जाओ। इन शातिर जानवरों को अकेले आप पर हमला करने का मौका ना दें। सभी लोग जल्दी से एक साथ इकट्ठा हो गए। धाड़! हवा में एक गहरी गर्जना गूंज उठी। उसके बाद शातिर जानवर एक के बाद एक बाहर निकले। इन शातिर जानवरों को देखकर रुद्रसेन और अन्य लोग ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। ये विशाल भेड़िए थे, जो 5 से 6 मीटर लंबे थे। उनके विशाल शरीर ने सभी को घुटन का एहसास कराया। पीली हरी आंखों की उन जोड़ियों ने एक टकटकी उत्सर्जित की, जिससे लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ गई। ये सिल्वर आइड ब्लड वुल्व्स है, कोई घबरा कर चिल्लाया। मैंने इन शातिर जानवरों का परिचय देखा है। ऐसा कहा जाता है कि सिल्वर आइड ब्लड वुल्व्स मार्शल मास्टर दायरे के कम से कम 8वें आकाश पर है। सिल्वर आइड ब्लड वुल्व्स का नेता मार्शल मास्टर दायरे के 10वें आकाश पर है। यदि यह भेड़िया राजा है तो यह मार्शल जनरल दायरे में होना चाहिए। फू! सभी ने ठंडी हवा का एक झोंका सूसा। यह बहुत भयानक था। एक भेड़िया झुंड निश्चित रूप से सबसे भयानक शातिर जानवरों में से एक था, जो समूहों में रहते थे। इससे भी भयानक बात यह थी कि जंगल में और भी ज्यादा सिल्वर आइड ब्लड वुल्व्स दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था कि यहां एक बड़ा भेड़िया झुंड है। जल्द ही चारों ओर 5 से 600 चांदी की आंखों वाले भेड़िए इकट्ठे हो गए। सब खत्म हो गया है, हम भेड़ियों से घिरे हुए हैं। कुछ छात्र इतने डरे हुए थे कि उनके चेहरे कागज की तरह सफेद हो गए थे। हमारे हाथ में हथियार हैं। अगर हम घबराए नहीं तो हम निश्चित रूप से इन भेड़ियों को हराने में सक्षम होंगे। मेरे आदेश सुनो। छात्रों की पहली 2 पंक्तियां बचाव के लिए ढाल निकालेंगी। छात्रों की दूसरी 2 पंक्तियां भाले से हमला करेंगी। आप में से बाकी इन सिल्वर आइड ब्लड भेड़ियों को मारने के लिए धनुष और तीर का उपयोग करें। रुद्रसेन गहरी आवाज में चिल्लाया। इन छात्रों ने आने से पहले ही हर तरह की चीजें तैयार कर ली थीं। आखिरकार उन्हें ऑर्क साम्राज्य की सेना के खिलाफ फॉलिन मून सिटी का समर्थन करना था। उन्हें ऑर्क साम्राज्य की सेना के खिलाफ लड़ना था। इसलिए सभी ने धनुष बाण, ढाल और अन्य युद्ध उपकरण तैयार किए थे। जब भीड़ ने रुद्रसेन के आदेश को सुना तो वे शांत हो गए। सभी ने रुद्रसेन के आदेशों का व्यवस्थित तरीके से पालन किया। कुछ लोगों ने ढाल निकाली, कुछ के हाथ में तेज तलवारें थीं, वो पहली पंक्ति की रक्षा थीं। कुछ लोगों ने भाले निकाले, वो दूसरी पंक्ति की रक्षा थी। कुछ लोगों ने विशाल धनुष निकाला, वो तीसरी पंक्ति की रक्षा थी। हर कोई व्यवस्थित तरीके से युद्ध के मैदान में था। एक के बाद एक तीर निकले। वे सिल्वर आइड ब्लड वुल्व्स बेहद तेज थे। उन्होंने उन तीरों को जल्दी से चकमा दे दिया जो उन पर दागे गए थे। कई तीरों को सिल्वर आइड ब्लड वुल्फ ने चकमा दे दिया। बेशक कुछ तीर भी सिल्वर आइड ब्लड वुल्फ के शरीर में चले गए थे। कुछ सिल्वर आइड ब्लड वुल्व्स जमीन पर गिर गए। उनके शरीर हिंसक रूप से हिल गए और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु नहीं हुई। लेकिन कई सिल्वर आइड ब्लड वुल्व्स दौड़ पड़े। उनके विशाल पंजे ढालों पर कट गए। भारी प्रभाव के कारण कई छात्रों की हथेलियां खुल गईं। उनके घावों से तुरंत खून बह निकला। रुको, भाले वालों, हमला! रुद्रसेन चिल्लाया। तुरंत छात्रों की दूसरी पंक्ति ने सिल्वर आइड ब्लड वुल्व्स को अपने भाले से प्रहार कर दिया।
कश कश। तेज भाले सिल्वर आंखों वाले ब्लड वूल्व्स के शरीर में छेद कर रहे थे। सिल्वर आइड ब्लड वूल्व्स ने शोकपूर्ण चीखें निकालीं और मरकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ सिल्वर आइड ब्लड वूल्व्स भीड़ में कूदने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर, मार डालो, नील नागेश जोर से चिल्लाया। भाले चलाने वाले छात्रों के दूसरे बैच को सिल्वर आइड ब्लड वूल्फ की ओर ले गया, जो हवा में छलांग लगा दी थी। हालांकि ये सिल्वर आइड ब्लड वूल्व्स बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन जब वे हवा में थे तो उनके लिए भीड़ के हमलों से बचना आसान नहीं था। पफ पफ पफ, हवा में लाशों के छेदे जाने की आवाजें गूंज उठीं। एक एक करके सिल्वर आइड ब्लड वूल्व्स के शरीर को छेद दिया गया, मौके पर ही मर गए। सबके ठोस प्रयासों के तहत सिल्वर आइड ब्लड वूल्व्स जो उन पर झपटे थे वे सभी मारे गए। हालांकि रुद्रसेन की ओर से कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। जंगल की गहराई में 100 से अधिक लोग थे। ये लोग लंबे और हट्टे कट्टे थे, इंसानों से बहुत मिलते जुलते थे, लेकिन कुछ मूलभूत अंतर थे। उदाहरण के लिए, उनमें से एक मगरमच्छ की पूंछ के साथ 3 मीटर लंबा था। ये एक जानवर था जो मगरमच्छ पूंछ जनजाति का सदस्य था। ये सभी लोग जानवर थे। उनमें से एक पतला मध्यम आयु का व्यक्ति था जो एक विशाल सिल्वर आइड ब्लड वूल्फ पर सवार था। उस सिल्वर आइड ब्लड वूल्फ के पास वास्तव में सुनहरा भर था। वो सुनहरा सिल्वर आंखों वाला ब्लड वूल्फ वुल्फ किंग था। धिक्कार है, इन अज़योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के छात्रों ने कभी भी जीवन और मृत्यु की लड़ाई का बपतिस्मा नहीं अनुभव किया है। वे अपनी सेना को इतने व्यवस्थित तरीके से कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं? क्या इन लोगों को भेड़ियों के झुंड द्वारा तितर बितर नहीं किया जाना चाहिए और फिर सिल्वर आइड ब्लड वूल्फ्स द्वारा फाड़ दिए जाने चाहिए? सिल्वर आइड ब्लड वूल्फ की पीठ पर बैठे खून से लाल लिबादे पहने एक आदमी ने उदास आवाज में कहा। एक टाइगरमैन बीस्टमैन विशेषज्ञ ने कहा, माननीय जानवर को वश में करने वाले भगवान अमानसा मानवीय पक्ष में एक महान चरित्र हैं। आइए पीछे हटें। महामहिम प्रिंस सेल्ट को अभी भी भगवान अमानसा के पशु सेना पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। इन नीच मनुष्यों ने मेरे महान बीस्टमैन साम्राज्य के बहादुर सिल्वर आइड ब्लड वूल्स को मार डाला है, फिर भी आप इस समय पीछे हटना चाहते हैं? क्या आप अपने महान बीस्टमैन खून को बदनाम करना चाहते हैं? खून से लाल वस्त्र पहने आदमी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। टाइगरमैन बीस्टमैन विशेषज्ञ ने कहा, माननीय भगवान अमानसा, हम आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, ना ही हम डरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान अमानसा बीस्टमैन सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महामहिम प्रिंस सेल्ट को अभी भी भगवान अमानसा की पशु सेना पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। आइए पहले इन नीच मानव चींटियों से निपट लें, फिर महामहिम प्रिंस सेल्ट से मिलने जाने में देर नहीं होगी। ये मानव सिर महामहिम के लिए मेरा उपहार होंगे। खून से लाल वस्त्र पहने आदमी ने टाइगरमैन बीस्टमैन विशेषज्ञ की ओर देखा और कहा, सेंचुरियन, महान बीस्टमैन सैनिकों का नेतृत्व करें और इन नीच मानव चींटियों को नष्ट करने में सिल्वर आइड ब्लड वूल्व्स में शामिल हों। टाइगरमैन बीस्टमैन एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंत में उसने सिर हिला दिया। सरसराहट। उसने अपनी कमर पर खून से लाल ब्लेड खोल दिया और चिल्लाया, बहादुर जानवर सैनिकों, मेरे पीछे आओ और इन मानव कृषकों को मार डालो। दहाड़। जानवर के सैनिक उत्साह से दहाड़ने लगे। जानवर स्वभाव से जंगली और हिंसक होते थे और उन्हें मारना पसंद था। वे लंबे समय से खुद को संयमित करने में असमर्थ थे और अब जब उन्हें हमला करने का आदेश मिल गया था तो वे सभी उत्साहित थे। मार डालो। 200 से अधिक जानवरों ने रुद्रसेन और अन्य लोगों की ओर हमला किया। घड़घड़ाना। युद्ध की आवाज से ही धरती हिल गई। रुद्रसेन और अन्य लोग जो सिल्वर आइड ब्लड वूल्स के खिलाफ बचाव कर रहे थे ने भी गगनभेदी लड़ाई की चीखें सुनी। निरानम ने दूर से इशारा किया, भयभीत हो गया। कप्तान, ये बीस्टमैन आर्मी है। सभी ने उस दिशा में देखा और जब उन्होंने जानवरों के घने समूह को अपनी ओर बढ़ते देखा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। बीस्टमैन सैनिक, बीस्टमैन सैनिक। क्या ये जानवर सैनिक चांदी की आंखों वाले खून के भेड़ियों को नियंत्रित कर सकते हैं? नील नागेश ने गहरी आवाज में कहा, बीस्टमैन सैनिक और चांदी की आंखों वाले खून के भेड़िए हैं। पास में कोई जानवर वश में करने वाला छिपा हुआ होना चाहिए। एक जानवर पालतू बनाने वाला? रुद्रसेन ने आश्चर्य से नील नागेश की ओर देखा। नील नागेश ने कहा, एक जानवर को वश में करने वाला जानवरों को नियंत्रित कर सकता है। इस तरह का व्यक्ति बीस्टमैन साम्राज्य में भी बहुत दुर्लभ है। बीस्टमैन सेना का समर्थन करने के लिए यहां से गुजरने वाला एक जानवर वश में करने वाला होना चाहिए। वो बस हमसे टकरा गया और हमें मारने का फैसला किया। उस समय जब वज्रदेश ने बीस्टमैन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो 20 टेमर्स के कारण हमें नुकसान उठाना पड़ा। हमने हजारों सैनिकों को खो दिया। हिस। रुद्रसेन ने ठंडी हवा का झोंका चूसा।
एक जानवर वश में करने वाला बहुत भयानक था। एक जानवर वश में करने वाला अनगिनत जानवरों को लड़ने के लिए बुला सकता था। ये डरावना था। कप्तान, अब हम क्या करें? बीस्टमैन साम्राज्य के सैनिक आ रहे हैं, एक छात्र ने पीले चेहरे से पूछा। उसकी आंखें भय और निराशा से भर गईं। भेड़िए झुंड से निपटना पहले से ही बहुत मुश्किल था, ये उल्लेख नहीं करना कि इतने सारे बीस्टमैन सैनिक थे। इसके अलावा बीस्टमैन सैनिकों को संख्या में फायदा था। रुद्रसेन का चेहरा बहुत गंभीर था। वो जानता था कि वे बहुत खतरनाक स्थिति में हैं। ये बहुत संभावना है कि वे सभी मिटा दिए जाएंगे। ओह, उसने एक गहरी सांस ली। रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों पर शुद्ध ऊर्जा दिखाई दी। फिर रुद्रसेन ने हवा में एक रेखा खींची जिससे आध्यात्मिक चिन्ह पीछे छूट गया। ये एक महान आशीर्वाद तकनीक है। मैं इसकी शक्ति के बदले में अपना खून बलिदान करने को तैयार हूं। रुद्रसेन बुदबुदाया। पूह! अगले ही पल उसने अपनी कलाई काट डाली और खून बह निकला। खून जल गया और आध्यात्मिक चिन्हों से जुड़ गया। ये एक गुप्त तकनीक थी जिसे सुभाष ने रुद्रसेन को सिखाई थी। इस तरह की स्पिरिट एरे तकनीक बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन इसके लिए एक बड़े बलिदान की आवश्यकता थी। रुद्रसेन ने इस गठन तकनीक का उपयोग करने के लिए अपने स्वयं के खून का बलिदान किया था। रुद्रसेन तुरंत कमज़ोर महसूस कर रहे थे। मैं आध्यात्मिक कवच में बदलने के लिए महान दिव्य शक्ति के बदले में बलिदान के रूप में अपना रक्त अर्पित करता हूँ। जैसे ही रुद्रसेन की आवाज़ गिरी, रुद्रसेन ने अपने बगल में मौजूद नील नागेश को हल्के से थपथपाया। सनसनाहट। नील नागेश के शरीर पर एक लाल रंग का कवच दिखाई दिया। लाल रंग के कवच ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। स्वर्ग, ये किस तरह की तकनीक है? स्पिरिट एरे तकनीक? ये एक स्पिरिट एरे तकनीक है जो डिवाइन आर्मर द्वारा समर्थित है। मैंने इसके बारे में एक प्राचीन पुस्तक में पढ़ा था। ये एक अत्यंत प्राचीन स्पिरिट एरे तकनीक है। कैप्टन वास्तव में एक स्पिरिट एरे मास्टर है। कुछ छात्रों ने आश्चर्य से कहा। आखिरकार एक व्यक्ति की ऊर्जा सीमित थी। रुद्रसेन ने जो ताकत दिखाई थी उसने पहले ही सभी को चौंका दिया था। अब जब उन्होंने आध्यात्मिक सरणियों में अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया था तो स्वाभाविक रूप से सभी को चौंका दिया। स्विश स्विश! लाल रक्त कवच ने इन छात्रों के शरीर को ढक लिया। हालांकि रुद्रसेन का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। उसने बड़ी मात्रा में रक्त का बलिदान किया था और अभूतपूर्व रूप से कमजोर महसूस किया था। कैप्टन, क्या आप ठीक हैं? नील नागेश ने देखा कि रुद्रसेन स्थिर रूप से खड़ा नहीं हो सकता है और जल्दी से रुद्रसेन का समर्थन किया। रुद्रसेन ने कहा, मैं ठीक हूं। हर कोई याद रखें, कवच केवल आधे घंटे तक ही चल सकता है। आधे घंटे के बाद कवच गायब हो जाएगा। हमें आधे घंटे के भीतर इन दुश्मनों को मारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कैप्टन, चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से इन जानवर सैनिकों का सफाया करेंगे। कई छात्रों ने अपने दांत पीस लिए। दहाड़ दहाड़ दहाड़! बीस्टमैन साम्राज्य के सैनिक दौड़ पड़े। मार डालो! नील नागेश ने अपना हलबर्ट पकड़ लिया और एक जानवर को मारने का बीड़ा उठाते हुए बाहर कूद पड़ा। बाकी छात्रों ने भी जानवरों की ओर हमला किया। अराजक लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। रुद्रसेन ठीक होने के लिए एक पेड़ के सहारे झुक गए। इस तरह की कमजोर स्थिति ने उसे भयानक महसूस कराया, खासकर लड़ाई के इस महत्वपूर्ण क्षण में। वो लड़का इन लोगों का नेता लगता है, उसे मार डालो! दो बीस्टमैन सैनिक रुद्रसेन को देखकर तेजी से रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। कैप्टन की रक्षा करें! दोनों छात्र चिल्लाए और दो जानवरों की ओर दौड़ पड़े। दोनों जानवरों ने उपहास किया और अपनी विशाल कुल्हाड़ियों को लहराया, जिससे दोनों छात्र टकरा गए। दोनों छात्रों को तुरंत दर्जन मीटर दूर उड़ान के लिए भेज दिया गया। फिर दोनों जानवर अपनी विशाल कुल्हाड़ियों के साथ रुद्रसेन की ओर बढ़े और रुद्रसेन की ओर कट गए। मैं तुम्हें ठीक होने के लिए खा जाऊंगा। रुद्रसेन के चेहरे बेहद ठंडे थे। उसने अपनी खाने वाली मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर लिया। बूम! एक ब्लैक होल दिखाई दिया और दो जानवरों को घेर लिया। खाने वाली मार्शल स्पिरिट के बारे में सबसे भयानक बात यह थी कि यह निगल सकती थी। ब्लैक होल से घिरे दो बीस्टमैन सैनिक दर्द से चिल्लाने लगे। जल्द ही उनकी जीवन शक्ति पूरी तरह से चूस ली गई। दोनों जानवरों के शरीर सूख गए। दूसरी ओर रुद्रसेन ऊर्जा से भरे हुए थे। मानव लड़के, मर जाओ! अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।